नमस्कार बच्चों, हमारे टॉपिक चल रहा है स्पीति में बारिश, जिसके राइटर हैं कृष्णनाथ। जहाँ तक हम पढ़ चुके उसके आगे देखिए, पेज नंबर 72 पे लास्ट पैराग्राफ। असरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं वहाँ पर, असरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बचे हुए हैं। आश्चर्य इस बात का नहीं कि इतने कम लोग क्यों रहते हैं, आश्चर्य तो इस बात का है कि इतने लोग भी कैसे रहते हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई, स्पीति के बारे में लोगों को बताया, संकट कष्ट के बारे में बताया, तो लोगों ने यही पूछा आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। जब इतना संकट है, इतनी समस्याएं हैं, तो फिर लोग रहते क्यों हैं वहाँ, क्या जरूरत है वहाँ रहने की। 8-9 महीने से इस दुनिया से कटे हुए हैं, 8-9 महीने दुनिया से संसार से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, केवल एक फसल होती है वहाँ, लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म कर सकें, कि जलाकर घर गर्म कर सकें सर्दी में। फिर क्यों रहते हैं, क्या फ़ायदा है उनको वहाँ रहने से। क्या अपने धर्म की रक्षा करने के लिए रहते हैं वो, या अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण, कि उनको अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से ममता है, लगाव है, प्रेम है, इसलिए रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और नहीं जा सकते, कहाँ जाएं। 3 बातें हो गई कि अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, या फिर अपनी जन्मभूमि से प्रेम है इसलिए रहते हैं, और तीसरा पॉइंट ये है बच्चों कि कहीं और जा भी नहीं सकते, कहाँ जाएं। या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ कि पता नहीं लोग वहाँ क्यों रहते हैं, इतने संकट है, कष्ट है। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं, बस रहते हैं इसलिए रह रहे हैं, रहते हैं इसलिए रह रहे हैं। बाप दादे रहते आए, हम रह रहे हैं, बस रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं, और कोई तर्क नहीं। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकें, लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों। ज़्यादा करके संसार और निर्वाण है तर्क है, संसार और निर्वाण मोक्ष है तर्क है, जिसके बारे में तर्क नहीं चल सकता, सब तर्क के परे है। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों से भी है। तो स्पीति में जो नदी बहती है उसको स्पीति नदी कहते हैं। स्पीति के साथ साथ स्पीति नदी से भी मेरा परिचय और थोड़ा पहाड़ों से भी मेरा परिचय। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। स्पीति के जो पहाड़ हैं लाहौल के पहाड़ों से ज़्यादा ऊंचे, भव्य और नंगे। ऊंचे का मतलब ऊंचाई, और भव्य का मतलब सुंदर, नंगे का मतलब नंगे। नंगे कैसे, वहाँ कोई उनके ऊपर पेड़ पौधे वगैरह नहीं, हरियाली नहीं। उनके सिरों पर मतलब उनकी चोटी पर, ऊंचाई पर स्पीति के नर नारियों का आराधना जमा, उनकी चीख पुकार जमी हुई है मानो। शिव का अट्टहास नहीं, ऐसा कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर साइड में भगवान शंकर का निवास है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है, बर्फ का रोना पुकारना है, आर्तनाद, दुखी होकर चीखना चिल्लाना है, ठिठुरना है, गलन है, व्यथा है। यदि है तो केवल और केवल दुख ही दुख है वहाँ, दुख के अलावा कुछ भी नहीं। जो व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती, फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी सुंदरता की छोटी छोटी बातें देखते हैं, वे वाला पहाड़ तो कैसे बच सकते हैं, वो पहाड़ों की भी सुंदरता देखेंगे। वे ये जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, दक्षिणी हिमालय की नहीं है। जैसे हिमालय के 3 भाग करते हैं अपन, ये हिमालय का भाग, एक ये हिमालय का भाग, और एक ये। तो ये मध्य हिमालय में है स्पीति। उच्च हिमालय में भी नहीं है, निम्न हिमालय में भी नहीं है, मध्य हिमालय में है। मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं, जिसे लोग हिमालय ही समझते हैं। स्केटिंग, जो क्या क्या नहीं होता है, स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे, ये नहीं मिलते हैं यहाँ। कहाँ मिलते हैं,
कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल और श्रीनगर, यह सब हिमालय नहीं है, क्योंकि यहाँ ऊपर की चीज़ें मिलती नहीं। ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? जिसको हम जानते हैं हिमालय है, क्या हिमालय नहीं है? शिमला हिमालय नहीं है, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर ये हिमालय नहीं है। ये तो हिमालय के मैदानी भाग है, निचले इलाके में आ जाते हैं। ये तो हिमालय का तलवा है, जानते हो ना तलवा पैर का, वैसे ये तो यहाँ पर स्थित है, हिमालय के तलवे में, नीचे के भाग में। शिवालिक या पीर पंचालिया, ऐसा ही कुछ उसका नाम है। यह तलहटी रोहतांग जो दर्रा, रोहतांग दर्रा के पार मध्य हिमालय, एक रोहतांग दर्रा है। उस रोहतांग दर्रे को पार करने के बाद मध्य हिमालय शुरू होता है, हिमालय का बीच का भाग शुरू होता है रोहतांग दर्रे के बाद। इसमें लाहौल स्पीति की घाटियाँ हैं, मध्य भाग में लाहौल और स्पीति की घाटियाँ हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है, समुद्र तल से कितनी ऊंची है ये घाटियाँ। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र से ऊंचाई, लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई कितनी है? 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है पहाड़ की। और फिर उसके ऊपर चढ़कर पार करके लोग जाते हैं, वो ऊंचाई तो और भी ज़्यादा हो जाती है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे 12 लचा श्रेणियों का विस्तार समझे। जो उत्तर में है उनको 12 लाचा श्रेणियों का विस्तार समझे। 12 लाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। 21,000 फीट से अधिक। आपने SST में पढ़ा होगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848। 8,848 ये कितनी है? 21,000, 2.5 गुना। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। आज ही भास्कर में आया है कि माने की जो चोटियां हैं उन पर इंडियन आर्मी का कब्जा हो गया है। माने की जो चोटियां हैं उन पर किसका कब्जा है? अभी पिछले 4-5-7 रोज में इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। इसका क्या अर्थ है माने का? कहीं बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। बौद्ध धर्म के लोग माने मंत्र का उच्चारण करते थे, जाप करते थे। ओम मणि पद्मे हूं, ये माने मंत्र है। इसका बीज मंत्र है, इनका बीज मंत्र है, मतलब मूल मंत्र है। इसका बड़ा महात्म्य है, महात्म्य है। इसे संक्षेप में माने कहा कहते हैं। इस मंत्र को संक्षेप में, भाई पूरा मंत्र तो है ओम मणि पद्मे हूं, इसके आगे भी, लेकिन संक्षेप में इसे माने कहते हैं। कहीं श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है, तो भाई माने मंत्र का जाप हुआ यहाँ, इसलिए इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या रख दिया? माने। या इन पहाड़ियों, यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। इन पहाड़ियों में माने मंत्र का इतना जाप हुआ है कि इन पहाड़ियों को माने का नाम देना बिल्कुल सार्थक है, सही है। इंपीरियल गजेट ईयर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 है। लोग और भी ज़्यादा ऊंची है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरा पर्वत तो एक साथ इतना ऊंचा नहीं हो सकता। हो सकता है पर्वत का कोई हिस्सा इतना ऊंचा हो। इसमें जो छोटी छोटी चोटियाँ उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह मध्य हिमालय है। ये सारा का सारा कहानी मध्य हिमालय की है। ये उसी हिमालय में कोई रह ही नहीं सकता। इसमें स्पीति अधिक है, स्पीति स्थित है मध्य हिमालय में, पर इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। स्पीति के पार देखने पर बाहरी हिमालय दिख जाता है, ऊपरी हिमालय। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसकी कई चोटियाँ 20,000 फीट से अधिक ऊंची। मैं ऊंचाई माप के चक्कर में नहीं हूँ बच्चों, आप ये मत समझना लेकर कह रहे हैं कि मैं ऊंचाई माप रहा हूँ चोटियों की।
कौन सी कितनी ऊंची है, मैं ऊंचाई मापने के उद्देश्य में नहीं हूँ, पक्ष में नहीं हूँ। वह एक बार जो लोसर में जो कर लिया था सो बस, एक बार लोसर में कर लिया वो बस। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। तो इन ऊंचाइयों को नापे तो हो सकता है वो नापते नापते मर भी जाए और नाप नहीं सके। हाँ, कभी कभी मैं उनका मान मर्दन करना, कभी कभी उनका मान मर्दन करना, ऊंचाइयों के मान को नष्ट करना। और ऊंचाइयों के चोटियों के मान को कैसे नष्ट करेंगे? उन चोटियों के ऊपर जाकर। मर्द और औरत की शान है, भाई स्त्री पुरुष जो भी है इंसान है, उसकी शान है, उसका सम्मान है कि उन चोटियों की ऊंचाई को मापे। मैं सोचता हूं कि देश और दुनिया के, मैं सोचता हूं कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियां आए। देश दुनिया से अनेक युवक युवतियां इन पहाड़ों पर आए और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं। उन्हें अहंकार खुद में नहीं होना चाहिए और अपने अहंकार को गलाकर नष्ट करके इन चोटियों के अहंकार को चूर करें, इनकी ऊंचाई तक चढ़े, चोटियों के ऊपर तक जाएं। युवक युवतियां, न बच्चे चढ़ सकते इतनी ऊंचाई पर, न बूढ़े सब चढ़ सकते। कौन चढ़ सकते हैं? नौजवान, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। यौवन जवानी में जो आनंद साहस और कुव्वत से प्राप्त हो जाता है, वो आनंद अनुभव करें। योग्यता, अहंकार का ही मामला नहीं, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। बूढ़े लामा जो बौद्ध धर्म के गुरु होते थे, उनको बौद्ध धर्म के जो गुरु होते थे उनको लामा कहते थे। तो बूढ़े लामाओं के मंत्र जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियां किल्लोल करें, मस्ती करें युवक युवतियां यहाँ आकर, तो यह भी हर्षित हो, तो ये पहाड़ियाँ, ये चट्टानें भी हर्षित हो, चोटियाँ भी हर्षित हो, प्रसन्न हो। अभी तो इन पर स्फीति का आर्तनाद जमा हुआ है। स्फीति में जो दुख था, जो रोना बिलखना विलाप करना था, वो जमा हुआ है। वहाँ के लोगों के दुख रहेंगे तो वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है, युवाओं को निमंत्रण है कि यहाँ पर आए। लाहौल की तरह स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती हैं। लाहौल की तरह स्पीति में कितनी ऋतुएं होती हैं? 2 ऋतुएं। कहीं मैंने 6 ऋतुओं का बखान किया है, मैंने 6 ऋतुओं के बारे में लिखा है, सुना है। हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। सर्दी, गर्मी, बारिश, हेमंत, वसंत, शिशिर। वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है, एक कम समय की ऋतु है वसंत। कौन सी? वसंत ऋतु। कब से कब तक? जून से लेकर जुलाई, जून से लेकर सितंबर तक। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने तो क्या रहती है यहाँ? वसंत ऋतु। कितने महीने बचे अब? 8 महीने। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है, मतलब 8 वर्ष सर्दी होती है यहाँ। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड और सर्दी में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया जाता है। बसंत में तो तापमान कितना होता है? 15 डिग्री और सर्दी में 8। बसंत में दिन गर्म होता है, वसंत ऋतु में गर्मी पड़ती है यहाँ, क्योंकि जहाँ भाई जो इन जगह रहते हैं वहाँ सर्दी पड़ती है, वहाँ तो थोड़ी सी भी सर्दी कम हो जाए वही उनके लिए गर्मी है। बसंत में दिन गर्म और रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है? सर्दी में क्या होता होगा? इसकी कल्पना ही की जा सकती है। हम केवल ये कल्पना ही कर सकते हैं, सोच ही सकते होंगे कि वहाँ की सर्दियाँ कैसी होती होंगी। हमारे यहाँ तो 4-5 टेम्परेचर आते हैं सर्दियों में, बर्फ जमने लगती है। वहाँ इतना कम हो जाता है, -50 टेम्परेचर हो जाता है, -50 डिग्री टेम्परेचर, सब कुछ जम जाता है। इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रहकर देखा जा सकता है। बताने से समझ में नहीं आएगा कि वहाँ क्या होता होगा। जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, कौन सा है? आज भारत के अपने पास है, वो अपना ही है सियाचिन, लेकिन वहाँ
सर्दियों में -50 डिग्री टेम्परेचर होता है। हमारी हालत 5-7-10 डिग्री टेम्परेचर में ख़राब हो जाती है सर्दियों में, मालूम है ना आपको। कांपते रहते हैं, सिकुड़ते रहते हैं हम। गवर्नमेंट भी छुट्टियां कर देती है स्कूलों की बच्चों की। वहाँ कल्पना करो -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सैनिक कैसे रहते होंगे, हमारी सीमाओं की रक्षा कैसे करते होंगे। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक हम पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कल यह अध्याय पूर्ण हो जाए। धन्यवाद।